देखते हैं पहला सवाल कौन सा लिया जाए अपने पास। जी, रिलायंस। हालांकि हमने पहले भी बात की थी हाल में, लेकिन जैसी चाल आई है हाल में सुमेश, उसको देखते हुए इसको फिर से इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत तो लगती है। अब एबीडी साहब, हमारे एबी डिविलियर हैं ये, अक्सर अपना सवाल तो रखते हैं। पता नहीं शेयर बाज़ार में छक्के मारते हैं या नहीं मारते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं फ़िलहाल कि शेयर रिलायंस का इस सप्ताह, मतलब जो हफ्ता आने वाला है उसमें कैसा लगे रह सकता है, सोमवार को किस तरह की शुरुआत हो सकती है। साथ ही एचडीएफसी पर नज़र है, चलिए उसकी बात बाद में, पहले रिलायंस। ओके, देखिए फिर कहूँगा ये 31 मार्च वाली चाल है, तो इस चाल पे कंप्लीट रिलाई करना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो डेटा अच्छा, कहता है इसका वो मतलब भी पहले समझा दीजिए, ये 31 मार्च वाली चाल मतलब क्या हुआ? नैव मेंटेनेंस, उस दिन जो मेन इंडेक्स पे नैम क्या स्टॉक होता है? नैम क्या होता है? मुझे तो कुछ जो मालूम नहीं, मतलब आप ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, मुझे मेरे तो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं सही बात है। तो नेट एसेट वैल्यू जो कि हर म्यूचुअल फंड, जैसे हम स्टॉक प्राइस देखते हैं हर दिन के अंत में, वैसे ही म्यूचुअल फंड का वैल्यू हम डे एंड में क्या देखते हैं, उसको बोलते हैं नैव। जो आप समझ लीजिए कि वो म्यूचुअल फंड का वो प्राइस है, वो देखते हैं। तो वो प्राइस जितना ऊपर रहेगा उस फंड की वैल्यू उतनी ऊपर दिखेगी, और जितना नीचे रहेगा उस फंड की वैल्यू उतनी नीचे दिखेगी। एक फंड में क्या होगा, मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, और वो मल्टीपल स्टॉक्स के फाइनल निकलेगा उसका, उस फंड का एक वैल्यू। मान लीजिए कि उस फंड में वन ऑफ द स्टॉक्स है रिलायंस, और उसका वेट उस फंड में बहुत ज़्यादा है। तो अगर रिलायंस के प्राइस को बहुत ऊपर अगर मान लीजिए आ गया उसका स्टॉक प्राइस, तो ओवरऑल जो फंड का वैल्यू है, जो प्राइस है, उसका नैव है, जिसको आप कहते हैं, वो भी ऊपर आ जाएगा डे एंड में। तो इसलिए 31 मार्च को होता है ऐसा है कि जो भी इंडेक्स या अच्छे वेट वाले स्टॉक्स हैं, इसमें अच्छी चाल आती है। इससे क्या है कि आपके बुक्स का वैल्यू ऊपर दिखेगा। बुक्स का वैल्यू ऊपर दिखेगा मतलब जब आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा दिखेगा, आपका बुक की आपके बुक में ग्रोथ हुआ है, आपका वैल्यू बढ़ा है आपका इन्वेस्टमेंट का। तो यही होता है 31 मार्च इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नैव मेंटेनेंस, या और क्या बोलते हैं नैव जी, प्रॉपिंग, पता नहीं कई सारे वर्ड आते हैं। तो ये जो एकदम से इतनी बड़ी हरी डंडी दिख रही है, ये हरी मोमबत्ती दिख रही है आपको, ये नैव मेंटेनेंस वाली मोमबत्ती है। ये मोमबत्ती इसीलिए जलाई जाती है कि उसकी रोशनी में जितने म्यूचुअल फंड हैं उनका जो साल भर का मुनाफा है वो बढ़िया नज़र आए। तो फिलहाल लेकिन फिर तो इसी हिसाब से हमें निफ्टी में भी यही जो नैव मेंटेनेंस वाली ही कैंडल है क्या? मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ये नैव कैंडल जो है, इसको नैव कैंडल ही बोल लेते हैं आप। अ, तीन सवाल आ गए यहाँ पे। पहला हाँ, ये मतलब ये कि चीज़ तो हमें शुरुआत में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। आपने पहले बोला ही नहीं। ये नैव मेंटेनेंस से प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखेगा, आपका सीएजीआर अच्छा दिखेगा, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। प्रॉफिट तो जो बुक हो गया, जो फर्स्ट हाफ में मार्च का चलेगा, या मतलब निवेशकों के हाथ में वो तो देखते हैं ना, हमारा पैसा कितना बन रहा है आज की तारीख में कागज पर। करेक्ट, तो वो जो जी। चीज है वो आपको इससे दिखेगी लास्ट डे के प्राइसेस। लेकिन अब आपका ये सवाल सही है कि भाई जब तुम ये देख रहे हो कि ये सिर्फ एक मार्च इफेक्ट है, नैव मेंटेनेंस इफेक्ट है, तो फिर मार्केट में बुलिश क्यों होना है? मार्केट में इसके कारण थोड़ी बुलिश हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ मंथ ऑन मंथ क्या बिहेवियर है। अगर जी। ये मार्च का बिहेवियर सही है, तो फिर अप्रैल और मई का भी बिहेवियर अच्छा होता है मार्केट का। मतलब मार्च में लो बनता है, और अप्रैल टू मई के बीच में अच्छी खासी राइज आती है मार्केट में। तो मैं उस बिहेवियर को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पिंच ऑफ मतलब सॉल्ट। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि जब आप रिलायंस में नैव प्रॉपिंग देख रहे हैं, तो फिर वो चीज़ निफ्टी में भी एक बार को संदेह बन सकता है। नहीं, बिल्कुल आपका एकदम सही सवाल है, और इसीलिए मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि मैं इसके कारण से निफ्टी का राइज नहीं देख रहा। मैं निफ्टी का राइज जो मंथली पैटर्न है, और जो सराउंडिंग सिचुएशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर आउट इन ओपन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जी। उसके अगेंस्ट में जो मार्च टू मई का बिहेवियर होता है इंडिसेस का, वो तो रीड कर। क्या तो क्या रिलायंस का और निफ्टी का दोनों का बिहेवियर आने वाले हफ्तों में थोड़ा अलग रह सकता है? रह सकता है, बिकॉज रिलायंस का वैल्यूएशन मैट्रिक्स में अभी भी ये ओवर वैल्यूड है।
इसलिए इसका हो सकता है चाल कंसोलिडेशन का या माइल्ड बेरिश हो सकता है कि जितना राइज निफ्टी में मिले उसके अगेंस्ट में उतना परफॉर्म नहीं करे, ये भी हो सकता है। तो अब ये कब ठीक होगा ये ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस का अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो सेल ऑन राइज का ही है। 2350 2350-60 के नीचे तक तो वही है। और मेन है कि इसका जब निकल जाएगा, ये जो मेन जहाँ से इसका फॉल शुरू हुआ है 2485 वाला, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक ये कंप्लीट रिकवरी मोड में भी नहीं जाना चाहिए। तो अभी यही है कि कंसोलिडेट करेगा और डाउनवर्ड बायस ही है। जब अपना लोअर हाई का स्ट्रक्चर तोड़ देगा तब फिर हो सकता है कि इसका बन जाए बॉटम। जी, 2200 तक फिर से जाने या उसके नीचे जाने की संभावना आज की तारीख में कितनी लग रही है आपको? देखिए ये कि मार्केट जब तक अब नीचे नहीं जाएगा यहाँ से, इन सब स्टॉक्स का फ्रेश बॉटम नहीं बनेगा। ये अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस बॉटम बनाए और निफ्टी हाई के तरफ बढ़े तो ये तो थोड़ा सही स्टेटमेंट नहीं होगा मेरे तरफ से। तो ये हो सकता है कि रिलायंस जो मैं 2100 के आसपास जो फर्स्ट सपोर्ट देख रहा था, वैल्यूएशन से तो 1800 के पहले फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट सपोर्ट जहाँ से चांसेस थे भी मुड़ने के, तो ये 2175 के आसपास से ही मुड़ गया है, ऐसा लग रहा है। लो बना है 2180। तो हो सकता है कि थोड़े दिन तक ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा और ये लो होल्ड कर जाएगा और ऊपर के हाई निकल जाएंगे, तो मे भी फिर से इसमें रन आएगा। लेकिन अभी उस चीज की क्लैरिटी मुझे नहीं है, बिकॉज जस्ट 50 डीएमए पे रेजिस्टेंस देके बंद हुआ है। जी, लेकिन रिलायंस में लगातार कुछ ना कुछ नई कहानियां बनती रहती हैं और जो नई सबसे ताज़ा कहानी है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। और वहाँ पे वो क्या क्या करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो बजाज फाइनेंस का एक रिप्लेसमेंट लाना चाहते हैं, मतलब उसका कंपटीशन लाना चाहते हैं। वहाँ पे वो जियो पेमेंट बैंक लाना चाहते हैं। वहाँ पे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी बेचेंगे, म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे, इक्विटी भी बेचेंगे, फिक्स डिपॉजिट भी बेचेंगे। ये सारी चीज़ें अभी वो करने जा रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ें रिलायंस में प्रस्तावित हैं और हमें पता है कि रिलायंस बिना तैयारी के किसी बाज़ार में एकदम से नहीं उतरता है। वहाँ अभी तक उन्होंने चाहे जितने भी अनरिलेटेड सेक्टर्स के रूप में हम देखें, लेकिन जब वो अ, मतलब अगर उतरे रिटेल में तो उन्होंने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से, मतलब कई साल तक हम लोग बस सुन ही रहे थे तैयारी हो रही है, हो रही है, हो रही है। वो तैयारी सुन करके, उसकी खबरें सुन करके थक गए कि कुछ तो दिख नहीं रहा है। जब दिखना शुरू हुआ तो एकदम से हमारे सामने दिखा कि ये तो बहुत बड़ा एक वर्टिकल उन्होंने खड़ा कर लिया है। टेलीकॉम में हमें पता ही है सारी कहानी। तो क्या फाइनेंशियल सर्विसेज ये उनका एक ऐसा ही वर्टिकल खड़ा हो जाएगा अभी से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, जब मतलब जितनी बड़ी रेवेन्यू हम रिटेल में देखते हैं, जितनी बड़ी रेवेन्यू हम इधर टेलीकॉम में देखते हैं, वैसी ही कोई एक ठीक-ठाक बड़ी रकम हमें फाइनेंशियल सर्विसेज से आने वाली दिखने शुरू हो जाएगी? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी क्या है कि जब भी आपने बोला कि रिलायंस बड़ी तैयारी से आता है, सबसे पहली तैयारी ये करके आता है कि प्राइस तोड़ता है। तो मतलब ये है कि जो शुरुआत में जो मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए मार्केट शेयर लेने की बात होगी, उसमें प्राइस टूटेंगे। तो मुझे शुरुआत में कैश बर्न भी होगा, प्रॉफिट भी आने में टाइम लगेगा, तो ये आपके स्टॉक प्राइस के वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मे बी आपको 3 साल 5 साल के बाद ये वैल्यूएशन सपोर्ट करे, कैश ऐड करे, लेकिन शुरुआत में जब ये बिजनेस में आ रहे हैं तो कंपटीशन किल करने के लिए तो प्राइस वॉर होगा। और वो अगर वो होगा तो उस केस में आप सीधा कंपनी को पैसा बनाते हुए नहीं देख सकते। तो मार्केट ये चीज़ समझ रहा है, ये तो मार्केट के लिए अननोन नहीं है। आज के तारीख में तो हर किराना स्टोर में भी जहाँ तक सुनने में आ रहा है, ये अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी डाल के रख रहे हैं या रखने वाले हैं। तो हर तरफ एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबका अपना कंपटीशन चल रहा है। तो कंपटीशन में मार्जिन्स प्रेशर में आएँगे, बॉटम लाइन प्रेशर में आएगा, तो उसके कारण से वैल्यूएशन भी प्रेशर में रहेगा। तो ये मल्टीपल जस्टिफाई तभी हो पाएगा जब आपका और कैश बने और बॉटम लाइन बने, जिसमें मुझे लगता है अभी वक़्त है। तो उसका वैल्यूएशन अगर मिलना भी है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना टाइम लग सकता है। जी। तो वहाँ पर फ़िलहाल अभी फाइनेंशियल सर्विसेज
से जो कुछ आएगा उसमें अभी समय लगेगा। तो फिर टेक्निकली ही देखें तो मतलब अगर इसमें डाउनसाइड ओपन दिखता है तो अगला बड़ा टारगेट आपका नीचे क्या रहेगा? क्या 2200 के नीचे कोई बड़ा टारगेट आप देख रहे हैं? या ऊपर, 2100 या अगर उसके काउंटर में भी देखें कि ऊपर मान लीजिए अभी 50 डे मूविंग एवरेज का आपने ज़िक्र किया, अगर ये पार हो गया, तो क्या ये वापस 2500 वगैरह की ओर जाने की कोशिश एक बार कर लेगा? करना चाहिए। अगर वो हुआ तो करना चाहिए, क्योंकि फिर रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, तो रिजल्ट बेस्ड एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड होंगे प्राइसेस में। इसलिए पॉसिबल है कि एक बार ना गिरे और रिजल्ट में अगर जो एक्सपेक्टेशन उतना एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, तब फिर जो नया डाउन साइड हो या डाउनवर्ड ड्रिफ्ट वो शुरू होगा। जी, तो 2200 के नीचे का बड़ा टारगेट क्या है? बड़ा टारगेट नहीं, पहले तो 2100 के पास ही था, 2000 एक और टारगेट है, देन 1800। ये सारे टारगेट्स हैं वन आफ्टर। जी। अब मैं एक दर्शक की नज़र से आपसे पूछता हूँ। दरअसल आप जिस तरह से ऊपर और नीचे दोनों देखते हैं, और वो शायद इसलिए भी कि मैं उस तरह से सवाल आपके सामने रख देता हूँ। अ, एक दर्शक की नज़र से मैं कई बार सोचता हूँ कि, या एक पाठक की नज़र से, अच्छा मैं एक तरफ 2500 की भी बात कर रहा हूँ, एक तरफ 1800 की भी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मतलब वो एक मीम आता है ना, कहना क्या चाहते हो? नहीं, कहना ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल और अच्छे वैल्यूएशन का वेट करना चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए अपनी आंखें दोनों तरफ खुली रखनी चाहिए, ब्रेकडाउन की भी और ब्रेकआउट की। तो कहने का मतलब ये है कि 2500 बेसिकली देखते हैं कि 25 निकल गया तो हो सकता है 100-200 रुपए कमाने को मिल जाए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। 2200 टूट गया, 2100 टूट गया तो हो सकता है 100-200 रुपए और कमाने को मिल जाए सेलिंग स्टैंड पॉइंट से। इसलिए दोनों साइड देखना चाहिए। जी।